सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो हम आज देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं 5 और 15 मार्क्स में, डिटेल में कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 5 और 15 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी होता है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट होती है, कोई भी वीडियो नहीं बनती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सबसे पहले उसको वहां पे सेंड कर दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर 3 होगा ये, एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर का नाम है हमारे। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है आपसे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, फिर 1 बाय 1 क्या है इससे रिलेटेड जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स बने हुए हैं वो हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब समझना। तो पहले आपको ना मतलब क्लियर होना चाहिए कि यार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब ये कॉस्टिंग वर्ड आ गया। तो कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ना, ये कॉस्टिंग का मेथड है। मतलब आपको कॉस्ट पता करनी है तो उस दौरान यूज करने वाला एक मेथड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब बात ये आती है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर एक मेथड है तो इस मेथड को ही क्यों हम पढ़ रहे हैं, और ये मेथड अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेथड है, हर मेथड को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है जो, इस मेथड को कहाँ पे यूज किया जाता है अगर ये मेथड हमने पढ़ना है तो देखिए इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। कहाँ पे? जब भी एक कंपनी बड़े प्रोजेक्ट या फिर जो लंबे समय तक चलने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें डील कर रही है। जैसे एग्जांपल, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, इनकी कंस्ट्रक्शन अगर वो कर रही है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट तो आ रही है। अब वो कॉस्ट निकालना, उसके लिए एक मेथड दिया गया है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये वहां पे यूज होता है। इसमें हर एक कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट का सही हिसाब हम क्या है रख सके, उस पर पर्टिकुलरली कितना हमारा खर्चा आया वो हम जान सके। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, ये सबसे पहले तो उन इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पे क्या है हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, उनका जो कंप्लीटेशन टाइम है वो लंबा है, सब अलग अलग है, तो वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कि हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग कॉस्ट मानी जाती है और क्या है उनको सेपरेटली क्या है उनके एक्सपेंसेस हो गए जो भी उस पर लग रहे हैं उनको क्या है अलग से ही ट्रीट किया जाता है। ये ज्यादातर हमने देख लिया, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम, कंस्ट्रक्शन में क्या है ये वाली कॉस्टिंग मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका एक सिंपल एग्जाम्पल भी हम देखें तो देखो, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो मान लो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, उसको क्या है एक शॉपिंग मॉल बनाना है, तो उसको शॉपिंग मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे खर्चे जैसे कि सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गई, लेबर की सैलरी हो गई, मशीन हो गया, मशीन के रेंट हो गया, और जो भी दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक वो प्रोजेक्ट क्या है पूरा कंप्लीट नहीं होता। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या है उसके सारे एक्सपेंसेस को अलग से रिकॉर्ड किया। तो देखो बेसिकली इसमें इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो भाई इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कॉस्टिंग मेथड है। दूसरा, ये अगर लंबे प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पे आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है काफी बड़ा खर्चा होता है, इसीलिए भाई खर्चों का हिसाब रखना होता है। तो अब खर्चों का हिसाब रखना है तो ये बेटर मेथड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें आप सारे खर्चे एक ही जगह पे लग रहे हो सो दैट आप एग्जैक्ट कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की फाइंड आउट कर सको। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट्स में, इसमें हम क्या है पेमेंट कर सकते हैं। लाइक जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट अलग अलग स्टेजेस पे मिलती है, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको पूरा हिस्सा मिलता है, तो वो क्या है उसको हिसाब रहेगा इस चीज से। तो अब हम यहाँ पे पढ़े क्या लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है इसे हम क्या है टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। ये क्या है एक स्पेशल फॉर्म है जॉब कॉस्टिंग का। जॉब कॉस्टिंग में भी हम क्या कर रहे थे, हर एक आपको ऑर्डर मिल रहा था उसकी क्या अलग अलग कॉस्ट निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये भी क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी क्या है एक फॉर्म है आपके जॉब कॉस्टिंग का, जिसमें क्या है आप क्या करते हो। सबसे पहले तो ये क्या है जॉब कॉस्टिंग का एक पार्ट है जिसमें बड़े प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिले हैं उनकी कॉस्ट क्या है कैलकुलेट की जाती है अलग से। इसका यूज जैसे मोस्टली कंस्ट्रक्शन कंपनीज, शिप बिल्डिंग कंपनीज, ठीक है, इनमें क्या है किया जाता है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अप्लाइड अ सेपरेट नंबर इज गिवन। वही है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को अप्लाई करते हो, इसके थ्रू कॉस्टिंग निकालते हो, तो सेपरेट नंबर्स क्या है दिए जाते हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट को। जो भी कॉस्ट लगती जा रही है उसको हम क्या है वहां उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखते जाएंगे।
ठीक है, और फिर लास्ट में हमें पता लग जाएगा कितनी कॉस्ट क्या है हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पड़ी है। उस हिसाब से फिर आप अपना प्रॉफिट ऐड करके फाइनली क्या है बताओगे कि हाँ भाई इतना क्या है आपका बन रहा है पैसा। अब आपको क्वेश्चन आया हुआ है जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस। हमने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो क्या है, एक फॉर्म है जॉब कॉस्टिंग की, पर जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों में क्या है डिफरेंस है, तो ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है। तो देखते हैं अगर आ जाए तो कैसे करना है, तो किस पॉइंट के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो लिखा है एक साइड, और फिर जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लिखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको करना। तो सबसे पहले हम साइज़ की बात कर लें, तो जॉब कॉस्टिंग का अगर हम साइज़ की बात करें तो जो जॉब होती है वो यूजुअली स्मॉल इन साइज़ होती है जॉब कॉस्टिंग में, ठीक है। जब जॉब कॉस्टिंग मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑर्डर मिला है, तो इतने लंबे समय के लिए नहीं मिला है, वो एक ऑर्डर मिला है आपने उसे कंप्लीट कर दिया, तो वहाँ पे आप जॉब कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हो। बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग उन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप यूज़ करते हो जो लंबे हो प्रोजेक्ट है ना, तो टाइम यहाँ पे ये कह लो यूजुअली बिग इन साइज होते हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर वैल्यू की बात करें तो जॉब कॉस्टिंग है, जॉब की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम होती है, पर कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। वॉल्यूम की बात करें तो जॉब कॉस्टिंग में एक साथ ज़्यादा जॉब्स हो सकती हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। नेक्स्ट है कंप्लीटेशन टाइम। जॉब कॉस्टिंग मतलब ये जॉब है जो इसमें जल्दी कंप्लीट हो जाती है, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या है साल भी लग सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ वर्क। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या आप अपने फैक्ट्री में ही क्या उस प्रोडक्ट को बनाते हो, बस आपने ऑर्डर कस्टमाइज्ड किसी ने क्या है आपको बताया तो आपने वो प्रोडक्ट बनाना है। बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इसमें क्या है ये मोस्टली फैक्ट्री के बाहर होती है, ठीक है। फिर है पेमेंट टर्म्स। तो जॉब कॉस्टिंग में फुल पेमेंट जॉब के कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाती है, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि वहाँ पे आपको ये कह लो कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले थोड़ी पेमेंट मिलेगी, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, और फाइनल पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मिलती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एक्सपेंस। तो जॉब कॉस्टिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आपके होते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता इन केस ऑफ जॉब, पर हाउएवर यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो जॉब कॉस्टिंग में प्रॉफिट जो अर्न किया है जॉब से वो एंटायरली ट्रांसफर किया जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट अगर है, इस केस में ओनली जो आपको जितना प्रॉफिट हुआ है, मान लो आधा आपने काम किया तो उतना अगर आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर जितना भी उसको ट्रांसफर किया जाता है P&L में। डिपेंड करता है कि कितना कंप्लीट किया है आपने, कितना पार्ट कंप्लीट किया आपने कॉन्ट्रैक्ट का। तो होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जहां हमने मीनिंग पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एंड जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का डिफरेंस पढ़ा समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है वो आपको बताना है, एंड ये इसका आपको क्या है फॉर्मेट भी बताना है, ठीक है, मतलब कैसे प्रिपेयर होता है तो आपका फॉर्मेट बना के यहाँ पे दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है इसका मीनिंग समझ। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है जो क्या है जब भी आप बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हो, ठीक है, परफॉर्म, या फिर जो क्या है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने लिए हैं लॉन्ग टाइम के ड्यूरेशन के लिए है जो, तो उसके लिए क्या है आप अकाउंट बनाते हो सो दैट आप उस पर लगने वाली कॉस्ट को ट्रैक कर सको। ये इसके लिए क्या है यूज होता है। इसका मेन पर्पज यही होता है कॉन्ट्रैक्ट से जो भी रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, उसको सिस्टमैटिकली हम एक जगह पे प्रॉपर तरीके से क्या है रिकॉर्ड कर सके, सो दैट क्या है हमें ट्रू उसकी वैल्यू, कॉस्ट कितनी लगी, प्रॉफिट कितना हुआ वो पता लग जाए। अब जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है यहाँ पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसे प्रिपेयर किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हमने कमाया, किसने, कॉन्ट्रैक्टर ने, जब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या है परफॉर्म किया। हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका क्या है सेपरेट नंबर मिलता है उसको, कॉस्ट है जो भी उस पर लगती है उसको सेपरेटली ईच कॉन्ट्रैक्ट की वहाँ दिखाते हैं। जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो कोई फीस है, ठीक है, उसे डेबिट कर दिया जाता है क्योंकि डेफिनेटली कॉस्ट है, ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। जो भी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द साइट है उसको क्रेडिट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। मटेरियल एट साइट है ऑन द क्लोजिंग डे, जो भी बचा है अकाउंटिंग ईयर का उसको क्रेडिट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ठीक है। अगर जो प्लांट परचेज किया था आपने एक्सक्लूसिवली उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उसे डेबिट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट है उसको क्रेडिटेड कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो उसे ट्रांसफर किया जाएगा P&L में, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है इसको क्या है क्रेडिट किया जाता है उस अमाउंट से विद द अमाउंट ऑफ वर्क जो भी सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड था। अब ये वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब इसको भी क्या है आप P&L में
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालते हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसको भी डालते हो। ये क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। जो डिफरेंस बिटवीन डेबिट और क्रेडिट साइड का आता है वो आपका या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस होगा उसको ट्रांसफर, लॉस होगा जो उसको ट्रांसफर करोगे टू P&L अकाउंट कंप्लीटली, बट ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू P&L। मतलब अगर लॉस होगा तो उसको ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, P&L अकाउंट में कंप्लीटली, बट अगर प्रॉफिट होगा तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा P&L में। डिपेंड करेगा कि कितना आपने कंप्लीट हुआ आपका प्रोजेक्ट। अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर तो लॉस हुआ है तो वो तो आप पूरा डाल दोगे, बट अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप ये देखोगे कि भाई कितना कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट, उस हिसाब से क्या है डालोगे। तो फॉर्मेट देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो देखो फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, डेबिट साइड होगी इसकी, क्रेडिट साइड होगी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ये हमारा। तो इसमें इस साइड देखो डेबिट साइड क्या लिखा हुआ है, मटेरियल कितना इशू किया स्टोर से, परचेज डायरेक्टली क्या किया आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर वेजिस पे खर्चा जितना आया, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे लिख दिए, फिर जो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क है उसकी कितनी आपकी कॉस्ट आई, ओवरहेड्स की कितनी आई, प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने उसके लिए उस पर्पस के लिए कुछ खरीदा है तो, ठीक है। फिर आपका अगर इधर आ रहा है बैलेंस तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। फिर क्रेडिट साइड में मटीरियल जो रिटर्न किया, मटीरियल जो ट्रांसफर किया, अदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेके चले गए, मटीरियल एट साइट है जो ईयर एंड में, एंड P&L का जो एबनॉर्मल लॉस है, लाइक एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं जो लाइक मटेरियल प्लांट लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। प्लांट मशीनरी रिटर्न की जो स्टोर को लेस इसमें डेप्रिसिएशन होता है, उसके बाद वैल्यू आती है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी एट साइट है एट द ईयर एंड पे। फिर वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि वर्क सर्टिफाइड है और वर्क अनसर्टिफाइड है। क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे, पर हमने पढ़ा था इसको, इसमें क्या है क्रेडिट करना है और इस साइड आ रहा है तो आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपके बुक में भी दिया होगा, इसको अच्छे से कर लेना है। और यही चीज़ को यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी चीज़ें हम डेबिट करते हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें हम क्रेडिट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, कॉस्ट को ट्रैक करना है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम क्या है उसको उस कॉस्ट को जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए क्या है इसको बनाया जाता है, जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही है कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, एंड आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है और कैसे इसको शो करते हो आप कॉन्ट्रैक्टर की बैलेंस शीट में। एंड आपको नोट भी देना है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो आगे आपसे पूछा गया है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ लेकिन उस पर काम चल रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आप क्या है उस पर काम अभी चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स एक साल में कंप्लीट नहीं होते हैं, इसीलिए जो काम अब अभी तक हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, बस एक साल के एंड तक जो हो चुका है तो उसे हम बोल देंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि एक साल का आप अकाउंट बना रहे हो तो अभी पूरा साल नहीं बना वो प्रोजेक्ट, आधा बना है, तो अब अगले साल क्या है वो कंप्लीट होगा। पर जो अभी तक हो चुका है वो तो ठीक है, पर जिस पे भी काम चल रहा है वो क्या हो गया, आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके दो पार्ट्स होते हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, अगर इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ये होता है जो काम कंप्लीट हो चुका है और क्लाइंट या इंजीनियर है जो उसने क्या है उसको अप्रूव भी कर दिया है। और जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो काम जो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक क्या है उसको अप्रूव नहीं किया गया, इसीलिए अनसर्टिफाइड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट तो हो चुका है और क्लाइंट ने क्या है उसको अप्रूव भी कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, एक साथ कंप्लीट नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ा थोड़ा काम कंप्लीट करता है और उसका क्या है सर्टिफिकेशन लेता है कि ठीक है इतना ठीक है, जितना बना दिया उतना ठीक है। वर्क सर्टिफाइड है जो वर्क सर्टिफाइड है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कंप्लीट और अप्रूव हुआ काम होता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट क्या है काफ़ी हद तक वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे मिलती है कि इतना काम कर दिया तो चलो इतनी पेमेंट है। और जो वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड को वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है रिकॉर्ड किया जाता है पहले तो, एंड कॉन्ट्रैक्टर की जो बैलेंस शीट है उसमें क्या है इसको एसेट साइड दिखाया जाता है जब तक पूरा पेमेंट उसको नहीं मिल जाता, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्क सर्टिफाइड का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू वो पोर्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो क्या है अप्रूव्ड हो गया है कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा, ठीक है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जनरली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम आपको कैश तब देंगे जितना क्या आप वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, जितना अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वे किया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है और उस बेसिस पे क्या है पेमेंट उनको मिलती है, ठीक है। फिर है आपका वर्क अनसर्टिफाइड। ये क्या है, ये भी वो काम है जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट का वो पोर्शन है जो कि कंप्लीट तो हो चुका है बट अभी अप्रूव नहीं किया गया है क्लाइंट के द्वारा या फिर जो उस चीज़ को देख रहा है उसके। तो अब इसमें क्या होता है कि ये
ये कह लो कि ये तब होता है जब क्या है काम रिव्यू में होता है, ठीक है, अभी तक उसको पूरा नहीं किया है तो स्टैंडर्ड्स को मैच मान लो नहीं कर रहा अगर वो काम, ठीक है, या उसको रिव्यू में डाल दिया या अभी उस पर इंस्पेक्शन का वेट हो रहा है, ठीक है। तो वर्क अनसर्टिफाइड के इंपॉर्टेंट अगर हम देखें पॉइंट्स, तो इसमें हमने ये देख लिया कि ये वो काम होता है जो कंप्लीट हो चुका है पर सर्टिफाई नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर को इस पार्ट की पेमेंट तब तक नहीं मिलती है जब तक वो अप्रूव ना हो जाए, और इसे भी वर्क इन प्रोग्रेस के ही रूप में क्या है हम रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस शीट में इसे क्या एसेट की तरह ही दिखाया जाता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो वर्क सर्टिफाइड से क्या है कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आपको ये बोला था कि भाई इसको कहाँ दिखाते, तो अभी हमने देख लिया, इनको एसेट साइड दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो क्या है कॉन्ट्रैक्टर की बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। तो इसको बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस को एसेट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि ये एक एसेट है जो फ्यूचर में क्या है रिवेन्यू बढ़ाएगा, उसको क्या है पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस है जिसके अंदर क्या है फर्दर वर्क सर्टिफाइड लिखा जाता है, वर्क अनसर्टिफाइड लिखा जाता है, और इसको एसेट साइड में हम क्या है दिखाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने क्या है क्लाइंट से कोई एडवांस या प्रोग्रेस पेमेंट ले ली है, तो उसे क्या है प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड के नाम से क्या है लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, क्योंकि उसने एडवांस लिया है तो उसके क्या अब ये क्या क्रिएट हो चुकी है एक लाइबिलिटी, तो उसको क्या है प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड के नाम से दिखाया जा सकता है लाइबिलिटी में, अगर कुछ ऐसा मैंशनड है तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो वर्किंग नोट जो है ये बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकाला, वर्क सर्टिफाइड में प्लस कर दिया जो वर्क अनसर्टिफाइड है, ठीक है, इन दोनों की कॉस्ट। और इसको देखो एसेट साइड में दिखाया, पहले मेन यहाँ पे करंट एसेट हो गया, फिर उसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके अंदर क्या है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। लेस कर दोगे कोई भी अगर वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व है और इसमें लेस कर दोगे, अगर कोई भी कैश आपने क्या है कॉन्ट्रैक्टी से ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, या तो उसको लायबिलिटी साइड दिखा दो या तो उसको यहाँ से क्या है माइनस कर दो, तो आप इसको माइनस कर सकते हो, आपकी नेट फिगर आ जाएगी। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत बार रिपीट हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब वो इनकम्प्लीट है अभी, ठीक है, तो आपको देखना है कि यार इस पे अभी तक जो मैंने काम किया है इस पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे अगर इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर प्रॉफिट अगर निकालना है तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं आपको ये बताना है। फिर इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है कि शॉर्ट नोट दो कि कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा P&L में अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है ऑलमोस्ट कंप्लीट है अंडर डिफरेंट मेथड से। फिर आपसे बोला है रूल्स बताओ कि क्या रूल्स होते हैं अगर प्रॉफिट को ट्रांसफरिंग करनी है आपको प्रॉफिट उसकी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट अनकम्प्लीट है, या फिर कौन कौन से मेथड्स आपको दिए गए हैं जिनके थ्रू क्या आप ट्रांसफर करते हो P&L में अमाउंट को, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एंड या फिर आपको गाइडलाइंस पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मेथड्स हैं। तो देखो क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें उनकी, तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में। अगर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं तो कॉन्ट्रैक्ट विच आर स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट और फिनिश भी हो गए एक ही फाइनेंशियल ईयर में, तो जो भी टोटल प्रॉफिट आपने अर्न किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको क्या है क्रेडिट कर दिया जाएगा सीधा P&L अकाउंट में, ठीक है। तो इसका तो क्या है सिंपल सा है। अब अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है आपके जो कि 1 साल से ज़्यादा तक समय लग रहा है उसको कंप्लीट होने में, तो कॉन्ट्रैक्ट जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर क्या ले रहे हैं कंप्लीट होने में, तो इन केस वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो वेदर प्रॉफिट ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अब ये 1 साल में तो कंप्लीट हुआ नहीं प्रोजेक्ट और टाइम लगेगा, तो प्रॉफिट को कब रिकॉर्ड करें, इस साल करें जितना कंप्लीट कर लिया है उस पर निकाल के रिकॉर्ड करें इस साल, या फिर पूरा का पूरा जो भी प्रॉफिट है वो देखते हैं कब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और उस साल वाले में क्या है उसको हम प्रॉफिट निकाल के ऐड डाल देंगे। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कब इसको ट्रीट किया जाए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर ऑन सम सुटेबल बेसिस। तो किस बेसिस पे हम क्या है इनको कब इसको लिखें। इफ द प्रॉफिट ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्यूटेड ओनली आफ्टर देयर कंप्लीटेशन, कह रहे कि अगर हमने प्रॉफिट को तब कंप्यूट किया जब वो प्रोजेक्ट बना, ठीक है, तो वाइड फ्लक्चुएशंस क्या है नोट की जा सकती हैं प्रॉफिट फिगर्स में ईयर टू ईयर। प्रॉफिट विल बी हाई, हो सकता है प्रॉफिट क्या हाई हो जाए, क्योंकि मान लो इस साल से आपने स्टार्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट, अगले साल वो कंप्लीट हुआ, तो अगले साल में अगर आपने उस प्रॉफिट को पूरा लिखा तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है बड़ी अमाउंट होती है, तो क्या है हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा दिखे। प्रॉफिट विल बी हाई इन द ईयर जब वो कंप्लीट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज
इन अदर ईयर। और अदर ईयर में मान लो जब वो वर्किंग है कॉन्ट्रैक्ट, अभी मतलब उस पर चल रहा है काम, तो वहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं कुछ। इस साल मान लो आपको प्रोजेक्ट मिला था, आप उस पर काम कर रहे हो, पर इस साल तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो उस पर प्रॉफिट ही नहीं आया, तो इस साल तो आप अपने अकाउंट्स में कोई प्रॉफिट ही नहीं दिखाओगे। अब मान लो वो अगले साल हुआ, तो अगले साल में आप प्रॉफिट दिखाओगे तो वो ज़्यादा फिगर आ जाएगी। तो टू अवॉइड वाइड फ्लक्चुएशन, तो ऐसी जो फ्लक्चुएशंस आ सकती थी, इन्हें क्या है अवॉइड करने के लिए इन द रिपोर्टेड प्रॉफिट्स, ये जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो ये इसमें जो फ्लक्चुएशंस आती थी, इसको अवॉइड करने के लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि हमें देखना है कि किस चीज़ को लिया जाए, मतलब कि प्रॉफिट जो है वो अर्न ऑन द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग ईच ईयर, कि जितना एक साल में आपने कंप्लीट कर लिया उसका प्रॉफिट निकालो, उसको उसी साल के P&L में डाल दो। ठीक है, तो मेथड्स दिए हैं कैसे आप निकालोगे। तो मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, प्रॉफिट कैसे निकालोगे अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट है। तो कह रहे हैं टू डिटरमाइन, अगर आपको ये जानना है, फाइंड आउट करना है कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ है, जितना काम आपने अभी तक कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट विच हैव जस्ट स्टार्टेड, वो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है लेस देन 25% कंप्लीट होते हैं, आर पुट अंडर दिस कैटेगरी, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका सिर्फ 25% या उससे कम क्या है आपने काम अभी कंप्लीट किया है, तो वो इस वाले कैटेगरी में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट विच हैव जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, नो प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर, तो इसका कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया जाता है P&L अकाउंट में इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि वो अभी स्टार्ट हुआ है, उसको ऐसे कंसीडर किया जा रहा है। और व्हेन द वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन, या फिर जो वर्क सर्टिफाइड है वो लेस देन 25% है, मतलब अप्रूवल मिला है, काम भी कंप्लीट हो गया और अप्रूवल भी मिला है, वो भी 25% से कम का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट विच हैव सफिशिएंटली एडवांस्ड एंड कवर्ड बाय आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या है आपको निकालना पड़ता है, स्टेप 1 क्या है, फाइंड आउट करो कितना प्रॉफिट हुआ। तो वैल्यू देखनी है आपको वर्क इन प्रोग्रेस की, जिसमें अभी मैंने बताया वर्क सर्टिफाइड देखते हो आप, वर्क अनसर्टिफाइड देखते हो, दोनों को प्लस करोगे और इसमें से लेस कर दो जो कॉस्ट आपकी आई है वर्क डन टू डेट। ठीक है, उस दिन तक जो भी आपने वर्क डन किया है उसकी कॉस्ट, फिर आपका क्या है ये प्रॉफिट निकल के आएगा। ऑल्टरनेटिवली क्या है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो अभी हमने पढ़ा था उसको भी, उसके अकाउंट मतलब उसके थ्रू भी निकाल सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ। स्टेप 2 क्या आपको फाइंड आउट करना है कितना प्रॉफिट अब ट्रांसफर करोगे P&L अकाउंट में, तो वो प्रोपोर्शन प्रॉफिट का जो ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में, ये डिपेंड करेगा कि किस स्टेज पे पहुंचा है कंप्लीटेशन उस कॉन्ट्रैक्ट का, कितना वो काम हो चुका है। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड है 25% उससे ज़्यादा, बट लेस देन 50% है, मतलब 25% से तो ज़्यादा है, 50% से कम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो इस केस में क्या करेंगे हम, जो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में। और कैसे यूज़ करके इस फॉर्मूला को, अमाउंट कितनी ट्रांसफ़र करनी है पहले तो कंडीशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आप उस प्रॉफिट को लो और उसको क्या है 1/3 करके इनटू जो भी कैश रिसीव हुआ है उसको डिवाइड करना है वर्क जितना सर्टिफाइड हो चुका है। तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अगर तो वर्क सर्टिफाइड आपका 50% से ज़्यादा है और 90% से लेस है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो इस केसेस में आप क्या करोगे, कितना P&L अकाउंट में प्रॉफिट डालोगे, उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट लो, वही वाला जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकाला है या फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाला है, फिर उसको इंटू 2/3 करना है एंड कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड करना है। और थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग कंप्लीटेशन, जो कंप्लीट होने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो देखो अगर आपसे ऑलमोस्ट कंप्लीट वाला पूछ रहे हैं तो आपको ये बताना है इसमें क्या होगा, 90% या उससे ज़्यादा होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म कर दिया है, तो तब ये वाली सिचुएशन आती है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालोगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसमें लेस करोगे कितना कॉस्ट ऑफ वर्क डन टू डेट हुआ है और उसमें माइनस कर दोगे जो भी एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट है कंप्लीट करने की उस कॉन्ट्रैक्ट को, और आपके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल के आएगा। उसके बाद स्टेप 2 है, आप फाइंड आउट करोगे कितना P&L में अब प्रॉफिट आपको डालना है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट को आप क्या कैसे कर सकते हो, वही है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जो, मतलब इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड कि जो दिया है उसको यूज़ करके। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड एस्केलेशन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, या फिर आपसे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है ये पूछा है, इन पे नोट आया हुआ है और इनके एडवांटेजेस भी पूछे हैं, इम्प्लीकेशंस भी पूछी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको।
तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या है, प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसे फाइंड आउट किया जाता है ऐड करके एक सर्टेन परसेंटेज अपने प्रॉफिट का, जो क्या है आपको चाहिए, ठीक है। तो जो भी टोटल कॉस्ट है, ठीक है, आपने जो भी कॉस्ट लगाई उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसमें आप अपना प्रॉफिट है जो उसका परसेंटेज ऐड कर दोगे और फाइनल वैल्यू उस कॉन्ट्रैक्ट की बताओगे। ये जो कॉन्ट्रैक्टी है यूजुअली रिजर्व द राइट टू एग्जामाइन, वो क्या है, ये जो राइट है ये अपने पास रखता है कि वो क्या है, एग्जामाइन कर सकता है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के, सो दैट उसको भी पता लग सके कि कितनी कॉस्ट आई है, क्या ये जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे कि XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, वो सिक्योर करती है कि भाई उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मिला है कि डैम बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जो वो डिटरमाइन किया जाएगा किस बेसिस पे कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है और प्लस उसमें प्रॉफिट मार्जिन 10% का ऐड होगा। अब जो टोटल कॉस्ट है इनकर की है कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट में 50 लाख, तो इसका क्या है आप 10% निकाल दोगे और ऐड कर दोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है 55 लाख आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली एंटर किया जाता है इन कंडीशंस में जहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि एस्टिमेट करो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से। फिर नेक्स्ट है व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने क्या है सारा का सारा अंडरटेक किया है प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल आर्टिकल्स जो कि नॉट यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड, जो कि नॉर्मली फैक्चर्ड नहीं होती। एंड नेक्स्ट है व्हेन द वर्क टू बी डन इज नॉट फिक्स्ड, कि कितना काम करना है वो फिक्स नहीं है एट द टाइम जब क्या है आप सिक्योर कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे थे। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट, भाई यहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए तो जो कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टी है वो क्या है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को यूजुअली उसमें स्पेसिफाई करते हैं ये चीज़ें, जैसे कौन कौन सी आइटम को इंक्लूड किया जाएगा जब आप टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो, कौन कौन सी आइटम को इंक्लूड नहीं करना टोटल कॉस्ट में, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से एक्सेप्टेड होंगे सो दैट कॉन्ट्रैक्टर क्या है क्लेम कर सके, तो वो डॉक्यूमेंट भी बताने हैं। हाउ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू पार्टीज विल बी सेटल्ड, अगर दोनों में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, कोई कह रहा है कि ये चीज़ क्यों ऐड की या ये क्यों नहीं इंक्लूड की, तो यहाँ पे क्या है कैसे उसको सेटल किया जाएगा वो भी बताया जाता है, लिखा जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्टी क्या है रिजर्व राइट करता है कि भाई वो कॉस्ट ऑडिट करवा सकता है कि कितना कॉस्ट लगा, मैं अपने अकॉर्डिंग क्या है इसकी ऑडिट करवाना चाहता हूँ। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके कुछ एडवांटेजेस है। पहला, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में ये श्योर रहता है कि आपको उतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा भाई कॉन्ट्रैक्टर को। एंड नेक्स्ट है ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन जो आ सकती थी मार्केट प्राइस में, है ना, तो उसने पहले ही बोल दिया कि जितना भी उस टाइम कॉस्ट आएगी मैं तो उस पर 10% ले ही लूंगा प्रॉफिट, ठीक है। तो अब जितना भी जो भी मटेरियल वगैरह जितना भी लगे जो फाइनल वैल्यू आएगी वो उसका 10% लेगा ही लेगा, ठीक है। फिर देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है कि लॉस होगा उसको, ठीक है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है प्रॉपर तरीके से, वो क्या है उसके बेसिस पे अपना प्रॉफिट क्लेम कर सकता है। एंड इट बिकम ईजी, और ये ईजी भी हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि वो क्या है कोट कर सके वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि ऑब्सोल्युटली न्यू था उसके लिए, एंड मतलब आगे अपने एक्सपीरियंस के तौर पे भी बता सकता है। एंड ये सिंप्लीफाई कर देता है वर्क को, ठीक है, जो प्रिपेयरिंग टेंडर्स और कोटेशंस का होता है। एडवांटेजेस टू कॉन्ट्रैक्टरी, कह रहे हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए थे, अब क्या है कॉन्ट्रैक्टी होता है जो उसके लिए क्या होते हैं फायदे। सबसे पहले तो ये मेथड इंश्योर करता है कि भाई जो भी प्राइस होगा पहले मैं वो चेक करूंगा, उसके बेसिस पे क्या है प्रॉफिट दिया जाएगा, मतलब पैसे देने हैं तो फेयर और जेन्युइन होगा। नेक्स्ट उसने अपने राइट क्या है रिजर्व किए हैं कि भाई मैं ऑडिट करवा सकता हूँ। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, उसको जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था वही मिल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टी है वो क्या है हो सकता है रिफ्यूज़ करे कुछ कॉस्ट को, क्यों आपने ऐड किया, एंड हो सकता है कभी कभी डिस्प्यूट भी हो जाए दोनों के बीच में। डिसएडवांटेज कॉन्ट्रैक्टी के लिए क्या है, एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो है एज द कॉन्ट्रैक्टर है जो वो क्या है प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो क्या है मतलब जो भी उसको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगी वो टोटल कॉस्ट पे मिलेगी। अगर मान लो जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है ज़्यादा मतलब अगर उसने इन्फ्लेट करके दिखाया, ज़्यादा वैल्यू दिखा दी, तो वही प्रॉफिट भी उस पर ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टी के लिए क्या है ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और इस मेथड में जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये प्री डिटरमाइंड भी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई कैश बजट के लिए वो कैसे पहले से प्रिपेयर रहे, और इसमें क्या है डिस्प्यूट भी आ सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, तो सम टाइम जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या है एक कंटेन होता है क्लॉज एस्केलेशन क्लॉज, जो कि प्रोवाइड करता है कि मतलब ये वाला जो क्लॉज है ये डालते हैं प्रोवाइडिंग फॉर इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि भाई हम इंक्रीज भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, अगर प्राइस है जो वो बढ़ गया, चेंज आ गया रॉ मटेरियल का या लेबर का। ये जो क्लॉज है इसको पर्टिकुलरली ये नेसेसरी होता है जहाँ पे प्राइजेज है जो रॉ मटेरियल के एंड जो रेट ऑफ वेजेस हैं वो क्या है स्टेबल नहीं होते, वो क्या है इंक्रीज होते रहते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये जो क्लॉज है ये प्रोवाइड करता है कि भाई अगर इस केस में
मान लो प्राइस है जो वो फ्लक्चुएट हुआ तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो क्या है कहीं ना कहीं सर्टेन परसेंटेज ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग एट द मार्केट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली। कि मतलब कि सीधी सी बात है, उसने क्या बोल दिया कि भाई हम इस ऐसे प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं जिसमें क्या है जो रॉ मटेरियल या ये सब होता है, इसमें क्या है इनके प्राइजेज में फ्लक्चुएशन आती है। तो अगर एक सर्टेन लिमिट से बढ़ भी गया तो फिर इंक्रीज हो सकता है प्रोजेक्ट की वैल्यू, क्योंकि हो सकता है ना सामने वाले ने बोला इतने पे मुझे चाहिए प्रोजेक्ट। तो अगर मान लो कि भाई उस टाइम मटीरियल वगैरह की जो है प्राइस वो बढ़ गया, तो फिर वो ये क्लॉज डलवा देते हैं। एग्जाम्पल देख लो और क्लियर हो जाएगा। मान लो इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन जो कॉन्ट्रैक्ट है प्राइस रॉ मटेरियल के 15% से बढ़ गए, 15% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज बाय 2%। ठीक है, तो इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस ऑफ मटेरियल और रेट ऑफ वेजेस है वो इंक्रीज हो गई मोर देन 10% से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंगली 50% से। ठीक है, ऑफ द राइज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 10%, मतलब कि ये कुछ कुछ कंडीशंस है उनके ज़्यादा बियॉन्ड चले गया। तो इंक्लूजन ऑफ एनी ऑफ द अबव क्लॉज, अगर इनमें से कोई भी क्लॉज क्या है इंक्लूड है तो उसे हम बोल देंगे एस्केलेशन क्लॉज है ये। और जो एस्केलेशन क्लॉज है ये इसको क्या है हम ऐड करते हैं सो दैट हम कवर कर सके जो भी रिस्क हो सकता था चेंज आने से कॉस्ट में, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या जो है वो प्रॉपरली हमें असेस नहीं की गई, हमें नहीं पता एडवांस में। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है वो क्या है प्रोड्यूस कर सके सफिशिएंट प्रूफ कि भाई मैंने तो ये वाला क्लॉज डलवाया था, तो अब आप मना नहीं कर सकते हो कि महंगा हो गया एक्सपेंसिव हो गया। इसलिए एस्केलेशन क्लॉज यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट डीड में सो दैट सेफगार्ड हो सके, कल को कोई भी चेंजेस आता है प्राइस में तो क्या है कहीं ना कहीं वो एज अ प्रूफ भी क्या है आपके काम आता है। तो ये था आपका एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, ये आप एग्जांपल एक दे के आ सकते हो। मान लो इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन जब आपने उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया कॉन्ट्रैक्ट को, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल गो अप बाय 15% से बढ़ गई। ठीक है, और इसमें क्या होगा तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो भी क्या है जो पूरा प्रोजेक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी प्राइस क्या है बढ़ा दोगे। ठीक है, इतने परसेंट से। फिर नेक्स्ट आपका ये था कि ड्यूरेशन है जो मान लो अगर आप वो परफॉर्म कर रहे हो एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रोजेक्ट को, तो जो प्राइस है मटेरियल के ठीक है वेजेस है जो वो बढ़ गए मोर देन 10% से, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो भी क्या अकॉर्डिंगली बढ़ सकता है। ठीक है, कितने भी परसेंट से बढ़ सकता है। तो ये था एस्केलेशन क्लॉज। तो अगर ऐसी चीज़ है तो उसे हम एस्केलेशन क्लॉज कहते हैं। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए एग्जाम्पल्स के थ्रू सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी पूरा देखते हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जिनका भी ये सब्जेक्ट है, एंड आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है हमने, एंड अदर सब्जेक्ट भी इस चैनल पे स्टार्ट हो रखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।